हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में एक हम सीरीज स्टार्ट करेंगे टॉप 50 स्टैटिक जीके क्वेश्चंस की, जिसका सेट 1 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो आपकी सीरीज होने वाली है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जहां से आपके एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए हमारी सीरीज को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा वन दी गोल्ड मेडल इन विच ओलंपिक गेम्स। तो अभिनव बिंद्रा के द्वारा कौन से ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीता गया था? इसमें ऑप्शन फर्स्ट 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। अब यहाँ पे भी बात की गई है ओलंपिक मेडल्स की, तो ओलंपिक मेडल्स को हम स्टार्टिंग से कवर करेंगे। जो सबसे पहले ओलंपिक मेडल भारत ने जीता था वो जीता था 1952 में, जो कि आपका हेलिंकी में ऑर्गेनाइज किया गया था। केडी जादव ने इसमें भारत को रेसलिंग की फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था। 1996 में एटलांटा में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें लैंडर पीस के द्वारा टेनिस में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया गया। 2000 में सिडनी में कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया गया था। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आपका रिपीट होता है, क्योंकि कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला बनी थी जिन्होंने भारत को ओलंपिक मेडल दिलाया था। इनकी कैटेगरी भी पूछी जाती है, जो कि आपकी वेट लिफ्टिंग रहेगी। कौन सा मेडल दिलाया था? ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था, ये भी पूछा जाता है। और ईयर भी पूछा जाता है आपसे, 2000 में इनके द्वारा मेडल दिलाया गया था। तो ये 3-4 क्वेश्चन एक सिंगल क्वेश्चन से ही आपके बनते हैं, जो आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ पे जो हमारी इंडिपेंडेंस है उसके बाद की ओलंपिक मेडल्स की बात की गई है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। 2004 में एथेंस में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें RS राठौड़ ने शूटिंग की फील्ड में भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पहला सिल्वर किसने दिलाया था? तो सिल्वर आपका रहेगा RS राठौड़ के द्वारा। कौन सी फील्ड में था? शूटिंग की फील्ड में। तो फिर 2018 में बीजिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, अभिनव बिंद्रा ने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था शूटिंग की फील्ड में। तो इनकी फील्ड भी आपको याद रखनी है, शूटिंग। इसमें भारत ने मल्टीपल जो हमारे अवार्ड्स थे, जो मेडल्स थे, वो जीते थे, जिसमें सुशील कुमार ने रेसलिंग की फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था और विजेंद्र कुमार ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज दिलाया था। फिर आपका 2012 में लंदन ओलंपिक्स में विजय कुमार ने शूटिंग में सिल्वर दिलाया, सुशील कुमार ने रेसलिंग की फील्ड में सिल्वर, मैरी कॉम ने बॉक्सिंग की फील्ड में ब्रॉन्ज और साइना नेहवाल के द्वारा बैडमिंटन की फील्ड में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया गया था। साथ ही साथ गंगा नारंग ने शूटिंग में ब्रॉन्ज दिलाया। योगेश्वर दत्त के द्वारा रेसलिंग की फील्ड में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया गया था। 2016 में रियो डी जेनेरियो में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें साक्षी मलिक ने रेसलिंग में भारत को ब्रॉन्ज दिलाया। PV सिंधु ने बैडमिंटन की फील्ड में भारत को सिल्वर दिलाया था। फिर आता है 2020 का, जिसको टोक्यो ओलंपिक के नाम से जाना जाता है, जिसमें नीरज चोपड़ा ने भारत को जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल दिलाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपका फेमस क्वेश्चन बना था। एग्जाम्स में बहुत बार लगातार रिपीट भी हुआ था, तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा। बाकी सिल्वर मेडल इसमें भारत को मीराबाई चनू ने वेट लिफ्टिंग में दिलाया और रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग की फील्ड में 2 सिल्वर मेडल भारत के द्वारा जीते गए थे। एक गोल्ड मेडल रहेगा और ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था PV सिंधु ने, बजरंग पुनिया ने, लवलीना बोरगोन ने और इंडिया की हॉकी टीम ने। तो ये टोटल मेडल्स थे 2020 टोक्यो ओलंपिक के। जो अभी रिसेंट हमारा रहेगा 2024 का, उसका सेपरेट क्वेश्चन आपको मिलेगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए उसका सेपरेट क्वेश्चन हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा अगले पार्ट में। तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भारत का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था? तो इसमें ऑप्शन डी कैलकाटा सेशन ऑफ 1896 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर बात करी जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो फर्स्ट सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये 1885 में हुआ, जिसके प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बनर्जी। वॉइसरॉय कौन थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे फर्स्ट सेशन के? तो वो थे आपके लॉर्ड डफरिन। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया, जो कि थे आपके मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। ये कब हुआ? तो ये सूरत सेशन ऑफ 1907 में हुआ था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ईयर में
आपका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था ये स्प्लिट हुआ था, तो 1907 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सेशन पूछ लिया जाए तो ये आपका सूरत सेशन रहेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस पास्ड रेजोल्यूशन ऑफ पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लाहौर सेशन ऑफ 1929-1930 में पास किया था, और इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे आपके वो कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। नेशनल एंथम जनगण मन को पहली बार कब गाया गया, तो कैलकाटा सेशन ऑफ 1911 में गाया गया था। दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, आपका नेशनल एंथम भी और नेशनल सॉन्ग भी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनी बेसेंट थी, कौन से सेशन में, कैलकाटा सेशन ऑफ 1917 में। पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था आईएनसी का, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलता है। तो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास सेशन ऑफ 1887 में ये आपके प्रेसिडेंट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डांस फॉर्म से रिलेटेड रहेगा। कथक डांस इज ए क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया। कथक नृत्य भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो गिवन ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगर डांस फॉर्म्स की बात की जाए तो 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। भरतनाट्यम है तमिलनाडु से, कथक है उत्तर प्रदेश से, कथकली केरला से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से, मणिपुरी मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरला से, उड़ीसी उड़ीसा से, सत्रिय आसाम से, और छौ डांस फॉर्म आपका रहेगा झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा स्टेट से। तो ये 9 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हो जाते हैं इंडिया के। बाकी जो डांस फॉर्म्स होते हैं इनसे रिलेटेड जो डांसर्स होते हैं ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो पूरा टॉपिक रहेगा डांसर्स वाला भी, ये भी आपको जो हमारी सीरीज है इसमें ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तो स्टैटिक जीके की जो ये सीरीज स्टार्ट की गई है ये गेम चेंजर सीरीज है, इसको आप जरूर फॉलो करें। सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। तो आर्य समाज के निम्नलिखित में से कौन संस्थापक रहेंगे, तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बात की गई है फाउंडर्स की बात की गई है, फॉर्मेशन की बात की गई है, तो कुछ फॉर्मेशंस को कवर करेंगे। ब्रह्मो समाज को किसने फाउंड किया, राजा राम मोहन रॉय ने। प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग ने। रामकृष्ण मिशन को फॉर्म किया था स्वामी विवेकानंद ने। सत्यशोधक समाज को ज्योतिबा फुले ने। अलीगढ़ मूवमेंट सैयद अली अहमद खान के द्वारा। आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय ने। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले ने। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अनुशीलन समिति सतीश चंद्र बसु के द्वारा। और जुगंतर रहेगा आपका बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा। ये कुछ फॉर्मेशन है हमारी फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एरिया। भारत के किस राज्य में सबसे लंबा तट रेखा क्षेत्र है। इजी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। गिवन 4 ऑप्शंस में से कौन सी स्टेट का आपका सबसे लंबा कोस्ट लाइन एरिया है, तो वो आपकी हो जाएगी गुजरात स्टेट। गुजरात की जो वाटर बाउंड्री है वो सबसे बड़ी रहेगी। अब यहाँ पे बात की गई है गुजरात की, तो गुजरात जो स्टेट है भारत की ये लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन एरिया शेयर करती है इंडिया की वाटर से, जो कि है 14.7 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। टोटल अगर बात की जाए तो टोटल 9 स्टेट्स है इंडिया की जो कि कोस्टल बॉर्डर को शेयर करते हैं, मतलब जिनकी जो बाउंड्री है वो वाटर से कनेक्ट होती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया की कौन सी कंट्री है जिसकी सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन है, तो वो आपकी हो जाएगी कनाडा। कनाडा की जो बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा वाटर से लगने वाली आपका देश हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये हमारी 9 स्टेट्स की बात की गई है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है कौन कौन सी स्टेट्स हैं इंडिया की जिनकी कोस्टल एरिया शेयर करती है, कोस्ट लाइन बनती है। तो आपको 9 की 9 स्टेट्स पता होनी चाहिए, इसलिए मैप के थ्रू इस क्वेश्चन को हम इजीली तैयार करते हैं। तो ये इंडिया का आप मैप देख सकते हैं, साउथ का मैप रहेगा। इसमें कोस्टल जो हमारी बाउंड्रीज हैं वो इसमें कवर कराई गई हैं, जिसमें लेफ्ट से हम स्टार्ट करेंगे तो गुजरात हमारी पहली स्टेट हो जाएगी। सेकंड है महाराष्ट्र, थर्ड हो जाएगी गोवा, फोर्थ कर्नाटका, फिफ्थ केरला, सिक्स्थ हो जाएगी तमिलनाडु, सेवन्थ है आंध्र प्रदेश, 8th हो जाएगी उड़ीसा और 9th स्टेट है हमारी वेस्ट बंगाल। तो ये टोटल 9 स्टेट्स हैं इंडिया की जो कि कोस्टल बॉर्डर शेयर करती हैं। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्रीकल्चर कम्स अंडर
विच लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कृषि जो है संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट के अंडर आता है आपका एग्रीकल्चर। अब आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो लिस्ट होती है टोटल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितनी लिस्ट हैं। तो टोटल 3 लिस्ट आपको मिलेंगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट आपकी शामिल होती हैं। अब तीनों लिस्ट जो है हमारी उनसे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें किस में आती हैं उसको कवर करेंगे। तो डिफेंस इंडिया का आता है यूनियन लिस्ट में, रेलवे यूनियन लिस्ट में, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन स्टेट लिस्ट के अंडर आता है, बैंकिंग आता है यूनियन लिस्ट में, फॉरेस्ट आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर आता है, इंडस्ट्रीज स्टेट लिस्ट में आती हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, एजुकेशन है कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कॉन्करेंट लिस्ट में, बैटिंग एंड गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट में आता है और फिशरीज पार्ट रहेगी आपकी स्टेट लिस्ट का। ये जितने क्वेश्चन हम मैक्सिमम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं उतने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में प्रोवाइड कराए गए हैं। बाकी इनके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड और भी जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको हम आगे पार्ट्स में कवर करते हुए चलेंगे, जिससे कि पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो पिचावरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा तमिलनाडु स्टेट हो जाएगा। जो पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये आपका दुनिया का वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट रहेगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है, तो वो आपका सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट रहेंगे। कहाँ पे लोकेटेड है? बांग्लादेश आपकी कंट्री जो है वहां पे आपको ये मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द भिम्बेटका रॉक शेल्टर इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो भिम्बेटका रॉक शेल्टर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको हम बोलेंगे विश्व धरोहर स्थल है। ये आपका कौन से राज्य में आपको मिलेगा? तो बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, आपके एग्जाम्स में पूछा भी गया क्वेश्चन है ये आपका। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात की गई है, तो पहले भिम्बेटका की बात करें तो भिम्बेटका जो साइट रहेगी आपकी, ये ओल्डेस्ट नोन रॉक आर्ट है इंडिया की, मतलब सबसे पुरानी रॉक आर्ट फॉर्म इंडिया की अगर आपसे पूछी जाए तो वो भिम्बेटका साइट रहेगी। और ये जो आपका भिम्बेटका शेल्टर है, जो भिम्बेटका साइट है, ये आपकी करीब करीब 1 लाख ईयर पुरानी रहेगी। और इसको जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इसमें ऐड किया गया था 2003 में। अब स्टार्टिंग से जो हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको कवर करते हैं एक बार, बाकी पूरा टॉपिक कवर होगा आगे। और भी पार्ट्स में आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मिलेंगी। तो सबसे पहले 1983 में कौन कौन सी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को ऐड किया गया था? तो अजंता केव्स को, इलोरा केव्स को, आगरा फोर्ट को और ताजमहल को। ये आपका 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड हुई थी। फिर आपका कोणार्क सन टेम्पल और ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, ये आपका 1984 में ऐड किया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कुलाडियो नेशनल पार्क, ये आपका 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में ऐड हुआ। फिर आपका खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जिसमें खजुराहो टेम्पल्स भी आपको ध्यान होगा, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी और फतेहपुर सीकरी, ये 1986 में ऐड किया गया। एलिफेंटा केव्स, अब तीनों एलिफेंटा केव्स, अजंता केव्स और इलोरा केव्स, ये तीनों आपकी कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपको मिलेंगी महाराष्ट्र में। तो एलिफेंटा केव्स, चोला टेम्पल्स और सुंदरबन नेशनल पार्क, ये आपका 1987 में ऐड किया गया। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये 1988 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इनको ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, निकोसिया इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। तो निकोसिया किस देश की राजधानी है? गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन सी साइप्रस हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइप्रस जो देश है काफ़ी ज़्यादा अभी प्रेजेंट टाइम में फेमस भी चल रहा है, क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा विजिट किया गया है साइप्रस को। और साइप्रस इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है इंडिया के लिए? क्योंकि टर्की जो देश रहेगा उसके नियरेस्ट एक स्मॉल नेशन रहेगा साइप्रस, और जो कि विवादित रहता है, जिसकी वाटर डिस्प्यूट रहेगा, जिसका लैंड डिस्प्यूट रहेगा किसके साथ? टर्की के साथ। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी रहता है, एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट जगह रहेगी साइप्रस। तो साइप्रस टर्की के पास एक देश रहेगा।
टर्की की बात की गई तो टर्की की कैपिटल आपको पता होगा अंकारा रहेगी। फिर इजराइल अभी बहुत रिसेंटली बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है, इजराइल को आप सब जानते हैं युद्ध की वजह से, इजराइल ईरान का जो अभी प्रेजेंट टाइम में युद्ध चल रहा था, तो इजराइल की कैपिटल भी आपसे पूछी जा सकती है, तो जेरूसलेम रहेगी। फिर यूक्रेन की आपको पता होनी चाहिए, तो यूक्रेन की कीव कैपिटल है। रशिया की आप सबको पता होगी, मॉस्को कैपिटल है। बांग्लादेश की पता होगी, ढाका कैपिटल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आपसे पूछा जाता है 1906 में, वो आपका ढाका में रहेगा, बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ द न्यूज़पेपर और मैगजीन बंगाल गजेट। तो बंगाल गजेट एक समाचार पत्र पत्रिका रहेगी, इसके संस्थापक कौन है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स अगस्टस हिकी। इनके द्वारा फाउंड किया गया था आपका किसको? बंगाल गजेट्स को। अब न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की यहाँ पे बात की गई है, तो इंडियन मिरर इसको फाउंड किया गया आपका दिबेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। इंडियन ओपिनियन को महात्मा गांधी के द्वारा। नवजीवन को महात्मा गांधी के द्वारा। मुकनायक को डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। कॉमरेड को मोहम्मद अली के द्वारा। न्यू इंडिया को एनी बेसेंट के द्वारा। वंदे मातरम को आपका विपिन चंद्र पाल के द्वारा। इंडियन सोशलॉजिस्ट को श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। बॉम्बे क्रॉनिकल को फिरोज शाह मेहता के द्वारा। नेशनल हेराल्ड को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। केसरी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और बहिष्कृत भारत डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा ये सब फाउंड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड रहेगा। तो आपका खपरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो खपरखेड़ा जो थर्मल पावर प्लांट है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगर आपसे सिटी भी पूछ ली जाए तो खपरखेड़ा आपको नागपुर सिटी में मिलेगा, महाराष्ट्र की। और इसका प्राइमरी जो फ्यूल है वो क्या होता है? एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है कि खपरखेड़ा जो थर्मल पावर प्लांट है जो कि लोकेटेड है आपका महाराष्ट्र स्टेट में, इसका प्राइमरी फ्यूल क्या है? तो वो आपका हो जाता है कोल, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे कोयला। अमरनाथ केव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो अमरनाथ गुफा जो मंदिर है ये आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? ये आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की। टेम्पल्स की यहाँ पे बात की गई है, अंग्रबदी टेम्पल झारखंड स्टेट में लोकेटेड है। बद्रीनाथ टेम्पल और केदारनाथ टेम्पल ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे? उत्तराखंड में। बृहदेश्वर टेम्पल है तमिलनाडु में। दुर्गियाना टेम्पल पंजाब में लोकेटेड है। द्वारकाधीश टेम्पल गुजरात में। गोल्डन टेम्पल पंजाब में। गोमतेश्वर टेम्पल कर्नाटका में लोकेटेड है। कालीघाट टेम्पल है वेस्ट बंगाल में। कामाख्या टेम्पल आसाम में लोकेटेड है। कांचीपुरम टेम्पल तमिलनाडु में। काशी विश्वनाथ टेम्पल उत्तर प्रदेश स्टेट में रहेगा। खजुराहो टेम्पल आपको मिलेगा मध्य प्रदेश स्टेट में। कोणार्क सन टेम्पल अभी हमने पीछे भी कवर किया था, तो कोणार्क सन टेम्पल यूनेस्को में भी आपका ऐड किया गया है। ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपका उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड रहेगा। डबोलिम एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो डबोलिम हवाई अड्डा है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन डी गोवा स्टेट में लोकेटेड है आपका डबोलिम एयरपोर्ट। ये आपका सेकंड एयरपोर्ट रहेगा जो कि गोवा में लोकेटेड है। इससे पहले कौन सा एयरपोर्ट था जो कि गोवा में था, जिसको मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाएगा। ये आपका लोकेटेड रहेगा नॉर्थ गोवा में। ये ऑपरेशनलाइज किया गया 5 जनवरी 2023 को और इसकी जो फाउंडेशन स्टोन थी वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा नवंबर 2016 में रखी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपका हो जाएगा गोवा स्टेट में लोकेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमने स्टार्टिंग में कवर की थी क्वेश्चन में, उसमें ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी महाराष्ट्र स्टेट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र में है अजंता केव्स। 3 केव्स आपको साथ में याद रखनी है, अजंता केव्स, इलोरा केव्स और एलिफेंटा केव्स। तीनों ही केव्स आपको कहाँ पे मिलेंगी? महाराष्ट्र में। कुछ फेमस साइट्स की यहाँ पे बात करते हैं। अकबर टॉम्ब है आगरा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। अंबर पैलेस जयपुर राजस्थान में है। अमरनाथ केव्स हैं जम्मू कश्मीर में। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में। दिलवरा जैन टेम्पल्स माउंट आबू राजस्थान में।
एलिफेंटा केव्स, इलोरा केव्स और अजंता केव्स, तीनों को एक साथ आप याद रखें, महाराष्ट्र स्टेट में है। हवा महल जयपुर राजस्थान में, गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटका में, और पंच महल आपको मिलेगा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेजिम इज ए वाइडली परफॉर्म ट्राइबल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? लेजिम किस राज्य का व्यापक रूप से किया जाने वाला जनजाति नृत्य है? तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, बहुत बार ये आपका डांस फॉर्म पूछा जा चुका है। एक ट्राइबल डांस फॉर्म है जो कि आपका महाराष्ट्र स्टेट से रिलेटेड ही हो जाएगा। महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर है। अगर महाराष्ट्र स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांसेस की बात करें तो लवानी, धांगरी गाजा, लेजिम, कोली, गोंडल, तमाशा, पोवाड़ा, दिंदी, काला और दस अवतार, ये कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हो जाएंगे आपके किससे? महाराष्ट्र स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चैनल सेपरेट्स द अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड फ्रॉम ईच अदर? तो एक तो अंडमान द्वीप रहेगा और एक निकोबार द्वीप रहेगा, इन दोनों को कौन सा चैनल है जो कि अलग करता है? तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेपरेशन की बात की गई है तो कुछ सेपरेशंस को कवर करेंगे। 8 डिग्री चैनल की अगर बात करी जाए तो ये मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप, इन दोनों को मालदीव से सेपरेट करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय आइलैंड और लक्षद्वीप को सेपरेट करता है। अगर 10 डिग्री चैनल की बात करी जाए तो ये अंडमान आइलैंड को निकोबार आइलैंड से सेपरेट करता है। पाल्क स्टेट आप सबको पता होगा इंडिया और श्रीलंका के बीच में लोकेटेड है। रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन लाइन बॉर्डर आपकी लाइन है इंडिया चाइना के बीच में। अराकन माउंटेन्स इंडिया और म्यांमार के बीच में। काली रिवर इंडिया और नेपाल के बीच में। और दुरंद लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर लाइन हो जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेपरेशंस आपकी रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच प्लेस? माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान किस स्थान पर स्थित है? तो आप सबको पता होगा कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क एक हमारा यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है जिसको हम अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क की, इंडिया का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो आपका साउथ बटन नेशनल पार्क रहेगा। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये भी आपका अंडमान निकोबार में ही लोकेटेड है। टोटल 9 नेशनल पार्क्स हैं जो कि आपको अंडमान निकोबार आइलैंड पे मिलेंगे। माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम अभी हाल ही में बदलकर क्या किया गया था? माउंट मणिपुर नेशनल पार्क भी किया गया था। तो दोनों नामों से जाना जाता है, माउंट हैरियट नेशनल पार्क के नाम से भी और माउंट मणिपुर नेशनल पार्क के नाम से भी। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान कंट्री? अफगानिस्तान जो देश है इसकी संसद का क्या नाम है? तो इसमें शोर हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। शोर के नाम से जाना जाता है अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को। अगर कुछ और कंट्रीज की पार्लियामेंट्स को हम यहाँ पे कवर करें तो बांग्लादेश जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है, जातिया के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया की पार्लियामेंट को पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है। भूटान का बहुत एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको हम सोगडू के नाम से जानते हैं। डेनमार्क का रहेगा फोकटिंग। चाइना का नेशनल पीपल्स असेंबली। फ्रांस का नेशनल असेंबली। फिनलैंड का डुस्कुंटा। इंडिया का संसद। आइसलैंड का एथिंग। ईरान का मजलिस। जापान और इजराइल, ये तो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जापान का डाइट के नाम से और इजराइल का रहेगा दी नेसेट के नाम से। ये दोनों तो एग्जाम में ये जो टॉपिक है इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंथी डांस इज द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? तो जो पंथी नृत्य है ये किस राज्य से संबंधित रहेगा आपका? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ इस क्वेश्चन का हो जाएगा। हु इज द फाउंडर ऑफ द हरियांक डायनेस्टी? जो हरियांक वंश है इसके संस्थापक कौन है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिंबिसार हो जाएगा। अब यहाँ पे डायनेस्टी के फाउंडर्स की बात की गई है तो कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज के फाउंडर्स को एक बार कवर कर लेते हैं। मौर्यन डायनेस्टी को फाउंड किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। शुंग डायनेस्टी को पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। नंदा डायनेस्टी को महापद्मानंद के द्वारा। सतवाहन डायनेस्टी को सिमुका सतवाहन के द्वारा। मुगल डायनेस्टी को बाबर के द्वारा। चोला डायनेस्टी को विजयला के द्वारा। पांड्यन डायनेस्टी को कून पांड्यन के द्वारा। पल्लवा डायनेस्टी को सिम्हा विष्णु के द्वारा। चालुक्य डायनेस्टी को पुलकेशी फर्स्ट के द्वारा। गुप्ता डायनेस्टी को श्री गुप्त के द्वारा। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की अगर बात की जाए तो दंती दुर्ग के द्वारा फाउंड किया गया था।
तुगलक डायनेस्टी को गियासुद्दीन तुगलक के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था या फाउंड किया गया था। तो ये कुछ हमारी जो डायनेस्टीज हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, उन डायनेस्टीज की यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ टोटल हाउ मेनी आइलैंड्स। तो लक्षद्वीप जो आइलैंड रहेगा इसमें कुल कितने द्वीप हैं? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। 36 टोटल आइलैंड्स मिलेंगे आपको लक्षद्वीप में, जिसमें एंड्रोट आइलैंड ये लार्जेस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का। सदर्न मोस्ट आइलैंड आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, अक्सर देखने को मिलता है कि लक्षद्वीप का सदर्न मोस्ट आइलैंड कौन सा है, तो वो आपका मिनिकॉय आइलैंड हो जाएगा। और जो बित्र आइलैंड है ये आपका लीस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड रहेगा, जिसमें सबसे कम लोग रहते हैं, लक्षद्वीप में ही ये भी आपका लोकेटेड है। तो बित्र आइलैंड सबसे कम पॉपुलेशन जहां पे रहती है, एंड्रोट आइलैंड जिसमें सबसे जो कि सबसे बड़ा रहेगा लक्षद्वीप का, और सदर्न मोस्ट कौन सा रहेगा लक्षद्वीप का, तो वो है मिनिकॉय आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पटचित्र आर्ट फॉर्म इज डेडिकेटेड टू विच लॉर्ड इन हिंदू माइथोलॉजी। तो हमारी जो हिंदू पौराणिक कथाएं हैं उनके अनुसार किस भगवान को समर्पित रहेगा आपका पटचित्र कला रूप? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड जगन्नाथ। लॉर्ड जगन्नाथ से आपका संबंधित है पटचित्र आर्ट फॉर्म। अगर आर्ट फॉर्म्स की बात की जाए तो इनकी स्टेट्स भी आपको याद रखनी है। तो मधुबनी जो पेंटिंग है ये बिहार से रहेगी, तंजौर पेंटिंग है तमिलनाडु से, वर्ली आर्ट फॉर्म महाराष्ट्र से संबंधित है, पटचित्र पेंटिंग या पटचित्र आर्ट फॉर्म आपका उड़ीसा स्टेट से रहेगा, मुगल पेंटिंग मुगल ईरा से संबंधित है, कालमकरी पेंटिंग आंध्र प्रदेश से, और गोंड पेंटिंग आपकी मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जिसको AIBA या फिर IBA के नाम से भी जाना जाता है, इज लोकेटेड एट। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन कहाँ पे स्थित है, इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? तो हमारा ऑप्शन ए, लॉसेन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है IBA का, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का। इसको फॉर्म कब किया गया? तो नवंबर 1946 में फॉर्म किया गया था इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के, जिसके अभी प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन रहेंगे? तो उमर क्रेमलेव जो हैं प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के। अब यहाँ पे दो एसोसिएशंस है बॉक्सिंग से रिलेटेड जिनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एक रहेगी और एक आपकी रहेगी वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन। ये दोनों अलग अलग एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन की अगर आपसे बात की जाए तो इसको फॉर्म किया गया था 1921 में, IBA को फॉर्म किया गया 1946 में, लेकिन वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन WBA को 1921 में। जो WBA है इसका हेडक्वार्टर है आपको पनामा में मिलेगा, और इसके प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? तो गिलबर्टो मेंडोजा प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के आपके प्रेसिडेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोविंद बल्लभ पंत सागर इज अ मैन मेड रिजर्वर सिचुएटेड इन। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर ये आपका एक कहां पर स्थित मानव निर्मित जलाशय है? तो इसमें उत्तर प्रदेश हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट रहेगी इंडिया की, वहां पे आपको मिलेगा गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीजन बाई इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। तीजन बाई का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा, पांडवानी डांस फॉर्म को परफॉर्म करती हैं तीजन बाई। फेमस डांसर्स की यहाँ पे बात करते हैं तो रुक्मिणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं, पंडित बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड है, केलू चरण महापात्रा उड़ीसी डांस फॉर्म से, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी डांस फॉर्म से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी डांस फॉर्म से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम दोनों डांस फॉर्म से संबंधित रहेंगी, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह भी डुअल डांस फॉर्म परफॉर्म करती हैं भरतनाट्यम और उड़ीसी, श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया डांस फॉर्म से, के अम्मा और कनक रिले इन दोनों का संबंध रहेगा मोहिनीअट्टम डांस फॉर्म से। तो ये हमारे कुछ फेमस डांस फॉर्म्स हैं। अगर हम एसएससी एग्जाम्स की बात करें, जो एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, तो उनमें डांस फॉर्म्स का जो टॉपिक है अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ हम शेयर कर देते हैं कि डेली करंट अफेयर्स के लिए एक चैनल आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, करंट अफेयर्स बाय रवि। ये जो चैनल रहेगा इसमें आपको करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली बेसिस में प्रोवाइड कराए जाते हैं। डेली करंट अफेयर आपको इस चैनल पे मिल जाएगा।
तो इस चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। यहाँ पे आपको सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो हमारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स रहेंगे, जिनको हिंदी मीडियम में कंटेंट चाहिए जीएस जीके का, करंट अफेयर्स का, तो उनके लिए रवि स्टडी जीके जो हमारा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें देख सकते हैं हिंदी मीडियम का कंटेंट सभी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। दोनों चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो आप दोनों को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर बात की जाए बुक्स की, काफी स्टूडेंट्स के द्वारा बुक्स रिलेटेड क्वेरी आ रही थी, तो हमारी वेबसाइट रहेगी बुक्स की raviaditipublication.com। हमारी वेबसाइट को आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको बुक्स प्रोवाइडेड है। जो भी आपके अनुसार आपको बुक की नीड है, आप उसको डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। और ये फिजिकल बुक रहेगी जो कि आपको डिलीवर होगी आपके एड्रेस पे। इसमें वन लाइनर हमारी बुक रहेगी, जिसमें 25,000 एग्जाम फैक्ट्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जनरल नॉलेज की रहेगी, जनरल साइंस की रहेगी, फिर एनसीईआरटी नोट्स की भी आपको ई बुक्स, यहाँ पे बुक्स जो रहेंगी वो प्रोवाइड कराई गई हैं। साथ ही साथ अगर ई बुक्स की हम बात करें, तो ई बुक्स भी आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई गई हैं। पीडीएफ नोट्स जो रहेंगे, ई बुक्स जो रहेंगी, उनके लिए हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com, जिसको आप विजिट कर सकते हैं। इसमें आपको इंस्टेंटली जो है जो ई नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप उनको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे आपको प्रोवाइड्स कराए गए हैं, जो जो अलग चीजें रहेंगी, अलग अलग सब्जेक्ट्स के रहेंगे। आप एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन रहेगी, जिसको आप जरूर डाउनलोड करें। रवि स्टडी ऐप के नाम से आपको मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगी। सभी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है, ये आपको क्यों डाउनलोड करनी है? क्योंकि यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन में जो फ्री पीडीएफ्स हैं वो सभी प्रोवाइड कराई जाती हैं हमारे द्वारा। जो टेस्ट रहेंगे वो आपको मिल जाएंगे, जीएस के टेस्ट की सीरीज भी रहेगी इसमें। फिर आपको करंट अफेयर के नोट्स भी मिलेंगे, फिर आपको यूट्यूब वीडियोस का नोट्स भी मिलेंगे। मतलब कंपाइल्ड आपको सभी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं हमारी एप्लीकेशन पे। तो ये जो हमारी एप्लीकेशन है, आप इसको भी जरूर एक बार डाउनलोड करें। फिर अगर आपको डेली वीडियोस जो रहती है हमारी, उनका अपडेट्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रहेगा, इंस्टाग्राम चैनल भी रहेगा रवि अदिति क्लासेस के नाम से। आप दोनों चैनल्स को हमारे ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहां पे आपको जो सभी वीडियोस हैं, पीडीएफ्स हैं, उनसे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है मिलान? तो इसमें ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सबको पता है रॉस आइलैंड अंडमान निकोबार आइलैंड पे लोकेटेड है। मजूली आइलैंड है आसाम में। अब्दुल कलाम आइलैंड आपको उड़ीसा में मिलेगा। लेकिन जो आपका पंबन आइलैंड है, ये आपका केरला में लोकेटेड नहीं है। पंबन आइलैंड आपको कहाँ पे मिलेगा? तो तमिलनाडु जो हमारी स्टेट रहेगी वहां पे लोकेटेड है पंबन आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको एग्जिम बैंक के नाम से जाना जाता है, वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? तो भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। 1982 में आपका स्टैब्लिश हुआ था एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11 के 11 आपको पता होने चाहिए। तो इसमें 11 हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज प्रिस्क्राइब की गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर बात करी जाए फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने बोरो किया है यूएसएसआर यानी कि रशिया से। स्टार्टिंग में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको बाद में ऐड किया गया 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 के थ्रू। और आपको एक चीज और जरूर ध्यान रखनी है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने रशिया से बोरो किया है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू ऐड किया गया था। लेकिन आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स को बोरो किया गया अमेरिका से। टोटल जो प्रेजेंट टाइम में फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। स्टार्टिंग में 7 थे, जो 7th फंडामेंटल राइट था उसको डिलीट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। तो अब प्रेजेंट टाइम में टोटल हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेक बैकल इज सिचुएटेड इन विच कंट्री?
तो बैकल जो झील है ये किस देश में आपको मिलेगी, तो ये मिलेगी आपको रशिया में, USSR के नाम से जिसको पहले जाना जाता था। रानी की वाव इज एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो रानी की वाव कौन से राज्य में स्थित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात स्टेट में आपको मिलेगा रानी की वाव। और रानी की वाव आपको ये और जरूर ध्यान रखना है कि जो अभी प्रेजेंट टाइम में हम इंडियन करेंसी को यूज कर रहे हैं, नोट्स को यूज कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा नोट है जिसमें रानी की वाव की जो इमेज है वो बैक साइड में प्रिंटेड है, तो रानी की वाव की आपको इमेज मिलेगी कौन से नोट पे, तो 100 रुपीज, 100 रुपीज का 100 रुपए का जो नोट रहेगा उसके बैक साइड में आपको रानी की वाव की इमेज मिलेगी जो कि आपका गुजरात स्टेट में लोकेटेड है। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर succeeded to the throne of Fargana in dash when he was 12 years old, तो पहला मुगल बादशाह रहेगा बाबर जिसने फरगना की गद्दी पर बैठा था जब वह सिर्फ 12 साल का था, तो वो कौन से ईयर में बैठा था, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1494। 1494 में बाबर जब 12 साल का था तो वो फरगना जो जगह है उसका आपका थ्रोन जो है उस पर वो बैठा था, वहां का राजा बना था 12 साल की उम्र में। Which among the following forts was principal capital of कुतुब शाही डायनेस्टी इन हैदराबाद, तो गिवन ऑप्शंस में से कौन सा फोर्ट हैदराबाद में लोकेटेड है, ऑलरेडी आपको आंसर मिल जाएगा, तो जिसको कि कुतुब शाही डायनेस्टी के द्वारा अपना प्रिंसिपल मतलब मेन जो कैपिटल है वो बनाया गया था, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी गोलकोंडा फोर्ट। ऑन 12 अगस्त डैश द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल, तो 12 अगस्त कौन से ईयर में जो मुगल सम्राट है, मुगल एम्परर है, उनके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त किया गया था, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1765। 1765 में 12 अगस्त 1765 को जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको दीवान ऑफ बंगाल अपॉइंट किया गया था। इन अ ड्रामा हीमा स्पोक्स स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर गेव दिस स्लोगन, तो स्वराज जो है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये नारा किसके द्वारा, कौन से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा दिया गया था। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको जरूर पता होगा, इसमें ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। In which year was the Battle of पेशावर fought between राजा जयपाल एंड महमूद गजनी, तो पेशावर का जो युद्ध हुआ था ये राजा जयपाल और महमूद गजनी के बीच में हुआ था, किस वर्ष में ये लड़ा गया था, तो ये आपका 1001 में इस युद्ध को लड़ा गया था। Which of the following person wrote a book named किताब उल हिंद, तो किताब उल हिंद जो नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है, किसके द्वारा इसको लिखा गया है, इसमें ऑप्शन सी अल बरूनी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार की कुछ इंपॉर्टेंट हमारी पुरानी जो बुक्स रहती हैं एग्जाम्स में उनसे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो एक बार बुक्स को कवर करेंगे। विष्णु गुप्त के द्वारा लिखी गई है अर्थशास्त्र, आनंद मत एक बुक रहेगी बंकिम चंद के द्वारा जिसको लिखा गया है, पतंजलि के द्वारा महाभस्या बुक को लिखा गया, काल्हना की एक बुक रहेगी राजतरंगिणी, बाना भट्ट की दोनों इंपॉर्टेंट बुक रहती हैं आपकी, एक तो रहेगी कादम्बरी और एक रहेगी हर्ष चरित्र, आर्यभट्ट के द्वारा सूर्य सिद्धांत बुक को लिखा गया, मेगस्थनीज की रहेगी इंडिका और एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, कालिदास के द्वारा मेघदूत को लिखा गया, पाणिनि की रहेगी अष्टाध्याय, हर्षवर्धन के द्वारा प्रियदर्शिका और रत्नावली बुक को लिखा गया, अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद, वत्स्यायन के द्वारा कामसूत्र और वीरसेन के द्वारा नवरत्न बुक को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन विच ईयर इन इंडिया, भारत में सबसे पहले जो प्रथम जनगणना की गई थी वो किस वर्ष की गई थी, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1872। 1872 में फर्स्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था इंडिया के अंदर। जो सेंसस है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, इसकी एक डेडिकेटेड क्वेश्चन हम तैयार करेंगे जिसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में जो मैक्सिमम पॉइंट है आपके सेंसस से रिलेटेड वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो ये जो सीरीज है आप इसको जरूर फॉलो करें, इसमें आपको जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसमें आपके टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की जाएगी।
हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमसली कॉल्ड द आयरन लेडी ऑफ इंडिया। तो आयरन लेडी के नाम से किसको जाना जाता है? भारत की आयरन लेडी किसको बोला गया है? तो वो है आपकी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो कि फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की। हवा महल इज सिचुएटेड इन विच सिटी? हवा महल किस शहर में स्थित है? तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे? जयपुर में। जयपुर में लोकेटेड है आपका हवा महल। हु रोड दी हर्ष चरित्र अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन? अभी हमने क्वेश्चन ये कवर किया था एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में कि हर्षवर्धन की जो जीवनी है हर्ष चरित्र, इसको किसके द्वारा लिखा गया? हर्षवर्धन की बुक्स भी हमने 2 कवर करी और जिसने ये लिखा है बाना भट्ट, उनकी भी 2 बुक्स को हमने कवर किया था, तो उसमें आपकी हर्ष चरित्र भी एक शामिल थी। When was the लखनऊ पैक्ट साइंड बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लखनऊ समझौता कब किया था? इन दोनों के बीच में तो जो लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था ये आपका हुआ था 1916 में, 1916 में साइन किया गया था। The 19th century saw the golden age of Kathak under the patronage of Dash, the last नवाब of अवध। तो आपका किसके शासन के टाइम पे जो कि लास्ट नवाब भी रहेंगे आपके अवध के, तो 19th सेंचुरी में गोल्डन एज बताया गया है कथक का, तो किसके शासन के टाइम पे रहेगा? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह के टाइम पे, जो कि लास्ट नवाब भी हैं अवध के, इनके टाइम पे जो 19th सेंचुरी में गोल्डन एज बोला गया है कथक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा मेडिटेटेड फॉर डेज ऑन एंड अंडर अ पीपल ट्री एट डैश वेयर ही अटेन्ड एनलाइटमेंट। तो नॉलेज जो रहेगा, एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान, नॉलेज की जो प्राप्ति की गई थी गौतम बुद्ध के द्वारा, वो एक पीपल के पेड़ के नीचे की गई थी। और ये जो की गई थी कई दिनों में इनके द्वारा तब करके वहां पे किया गया था। तो ये आपकी पीपल का जो वो ट्री है, जो वो पीपल का पेड़ रहेगा, वो आपका कहाँ पे लोकेटेड है, कौन सी जगह पे ये किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बोध गया। बोध गया में पीपल ट्री के नीचे जो एनलाइटमेंट है, जो ज्ञान है, उसकी प्राप्ति की गई थी गौतम बुद्ध के द्वारा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फेमसली नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया? तो भारत का तोता यानी कि पैरट ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर अमीर खुसरो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को द पैरट ऑफ इंडिया, इनका निकनेम भी रहेगा जिनसे इनको संवादित भी किया जाता था। What was the duration of the first 5-year plan? तो पहली जो पंचवर्षीय योजना आई थी उसकी अवधि क्या थी, कौन से ईयर से? 1951 से लेके 1956 तक टाइम पीरियड रहेगा आपका फर्स्ट 5-year प्लान का। Who among the following wrote a history of Akbar's reign titled अकबरनामा? तो अकबर का जो शासन काल रहेगा उसके इतिहास के बारे में अकबर के जो नाम पे अकबरनामा के नाम से किसने जो एक पुस्तक है इसको लिखा है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल फजल। और 9 रत्न में भी आपके इनके आते हैं अकबर के, तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गया था अकबरनामा। महात्मा गांधी abductedly called of the non-cooperation movement when in dash a crowd of peasants set fire to a police station in चौरी चौरा। तो चौरी चौरा में क्या हुआ था? महात्मा गांधी ने किस कारण की वजह से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको बंद किया था? क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था, जो क्राउड था, जो पीजेंट्स थे, उन्होंने क्या किया था, पुलिस स्टेशन में फायर लगा दी थी। और ये जो था, जो ये आंदोलन किया जा रहा था, ये अहिंसक आंदोलन था। तो इस वजह से महात्मा गांधी ने जो ये नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था, कॉपरेशन मूवमेंट था, इसको रद्द कर दिया था, बंद कर दिया था। तो ये आपका कब किया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, फरवरी 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल अंडर द रूल ऑफ टीपू सुल्तान? तो टीपू सुल्तान जो रहेंगे उनके शासन के टाइम पे राजधानी क्या थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरिंगापट्टनम कैपिटल रहेगी टीपू सुल्तान की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द बैटल ऑफ चंदेरी फॉर्ट बिटवीन बाबर एंड मेदिनी राय? तो बाबर का आप सबको पता है 1526 से लेके 1530 तक जो बैटल थी वो लड़ी गई थी। 1526 में बाबर के द्वारा पहली बैटल लड़ी गई थी इंडिया के अंदर।
तो इसी तरीके से आप ऑप्शंस में से देख सकते हैं, सिर्फ एक ऑप्शन आपको मिल रहा है 1526 से लेके 1530 के बीच में, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंदेरी की लड़ाई बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ी गई थी? तो ऑप्शन फर्स्ट 1528 में बाबर ने इस युद्ध को लड़ा था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी, जीत हुई थी और मेदिनी राय को हरा दिया गया था। Who among the following wrote a history of Akbar's reign titled अकबरनामा? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। निम्नलिखित में से किसने अकबर के शासनकाल का इतिहास अकबरनामा शीर्षक से लिखा था? तो इसमें ऑप्शन डी हमने अभी कवर किया, अबुल फजल के द्वारा हिस्टोरिकल बुक को लिखा गया था। तो ये टोटल 50 क्वेश्चंस हैं जो आज हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। ये हमारी एक सीरीज है स्टैटिक जीके क्वेश्चंस की। इसी तरीके से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ आपको हर एक पार्ट में, हर एक सेट में टॉप 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये क्वेश्चंस जो रहेंगे आपके इसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो आपके अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो आप इस सीरीज को जरूर फॉलो करें, जल्द ही आपको दूसरा पार्ट भी सीरीज का मिलेगा। वीडियो को खत्म करने से पहले हम जितने हमने क्वेश्चन किए गए हैं उसको रिकॉल करने के लिए 2 टेस्ट के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए गए हैं, जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताना है। तो आज का जो हमारा टेस्ट का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन रहेगा, बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन डैश व्हेन ही वाज 12 इयर्स ओल्ड। तो बाबर जो कि पहला मुगल एम्परर था, पहला मुगल शासक था, उसने जो फरगना की थ्रोन थी, गद्दी थी, उस पे शासन किया था, उसका राजा बना था। तो वो आपका 12 साल की उम्र में बना था। कौन से ईयर में? यहाँ पे जो गिवन ऑप्शंस में से ईयर हैं, जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। और जो हमारा दूसरा सेकंड टेस्ट का क्वेश्चन है वो रहेगा आपका, कथक डांस इज ए क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया? कथक नृत्य भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? हमने कवर किया गया, दोनों हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं, आपको रिकॉल करना है। अगर आपको ध्यान नहीं आ रहा तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से दोबारा देख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। और जो आंसर आपको मिलेगा वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से आपको ये जो सीरीज़ है ये प्रोवाइड कराई जाएगी। इसमें 100+ सेट्स आपको मिलने वाले हैं। सारे स्टैटिक के क्वेश्चंस A to Z आपको इस सीरीज़ में कवर कराए जाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन रहेगी आप लोगों के लिए कि डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि। आप ये हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस पे आपको करंट अफेयर्स डेली प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारा चैनल रहेगा रवि स्टडी जीके। दोनों चैनल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इसमें आपको हिंदी मीडियम का कंटेंट मिलता है। अगर वेबसाइट की बात की जाए तो हमारी बुक्स की वेबसाइट रहेगी raviaditi.publications.com। ये जो हमारी वेबसाइट है, इस पे आपको फिजिकल बुक्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। जैसे 1 लाइनर की एक बुक आपको प्रोवाइड कराई जा रही है जिसमें 25,000+ एग्जाम फैक्ट्स आपको मिलेंगे। एनसीईआरटी नोट्स भी आपको ये जो हमारी वेबसाइट है इस पे ही प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप इसको एक बार वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अगर बात की जाए पीडीएफ नोट्स की, हमारी वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com, जिस पे आपको ई बुक्स या फिर जो पीडीएफ नोट्स हैं वो अलग अलग प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर बात की जाए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन की, तो मोबाइल एप्लीकेशन का नेम रहेगा रवि स्टडी एप्लीकेशन ऐप, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको प्रोवाइडेड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये आपको क्यों डाउनलोड करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे आपको जो फ्री नोट्स हैं वो भी मिलते हैं, फ्री पीडीएफ्स मिलती हैं, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, करंट अफेयर के नोट्स मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियो के नोट्स मिल जाएंगे। सभी कंपाइलेशन आपको जो ये हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इस पे मिल जाता है। फिर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल रहेगा हमारा रवि अदिति क्लासेस। दोनों चैनल्स पे आपको अपडेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, जो भी वीडियोस रहेंगी, पीडीएफ्स रहेंगी, उनके अपडेट्स मिल जाएंगे। तो आप इसको भी एक बार जरूर देखें। धन्यवाद।